नमस्कार, ओम शांति। आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, जो शिक्षित लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं और यही उनकी सफलता की वजह होती है। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को आप एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट एंड फाइन की। और आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिट एंड फाइन में। आजकल हीमोग्लोबिन की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, खासकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत देखी जा रही है। तो आखिर है क्या हीमोग्लोबिन? देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जी। जो खून में पाई जाती है। और ये हीमोग्लोबिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब हम सांस लेते हैं तो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है जी। Hb से वो HbO2 बन जाता है। और फिर जब लंग्स से जब ऑक्सीजन से सैचुरेट होकर के जब ये ब्लड वापस हार्ट में जाता है लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ से सारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है ताकि बॉडी की हर कोशिका को ये ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। जी। तो ये इसकी विशेषता है हीमोग्लोबिन की कि वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के भिन्न भिन्न सेल्स को जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, कार्य के लिए आवश्यक है, वो हीमोग्लोबिन ही सप्लाई करता है। और जब बिना ऑक्सीजन का कम ऑक्सीजन वाला खून वापस हार्ट में आता है तो वहाँ से लंग्स में भेज दिया जाता है वापस, ताकि वो जब हम सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन वापस से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए और फिर वो हार्ट में वापस आएगा, फिर वापस सप्लाई। ये प्रोसेस चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है जी। हर मिनट में 70 बार ये प्रोसेस चलता है जी। मतलब हार्ट 70 बार धड़कता है, 70 बार साफ खून सप्लाई होता है जी। और 70 बार गंदा खून, गंदा में इसमें ऑक्सीजन कम है वो बॉडी में आता है और लंग्स में जाता है जी। पर ये एक इशू है। हमारी रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने का रेट 14 पर मिनट, लगभग 12 से 14 पर मिनट जी। और सांस लेने का रेट 70 से 80 पर मिनट है जी। तो आप एवरेज कह सकते हैं कि एक सांस जब हम लेते हैं उस एक सांस से 5 बार हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलती है जी। 5 बार सप्लाई होती है उससे जी। एक तो ये बात कहने की है। दूसरी बात है, ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो बहनें होती हैं या फीमेल्स जैसे कहते हैं, हमारी बहनें और माताएं हैं, उनमें हीमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम के लगभग एवरेज उनका हीमोग्लोबिन रहता है। 12 से 15 ग्राम पर 100 ml, राइट। और जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें 13 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उनका एवरेज माना जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये मात्रा, एक एवरेज मात्रा क्या होनी चाहिए महिलाओं में और पुरुषों में क्या होनी चाहिए, लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में? से बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन, है ना, हमारा जो भोजन जी, कि हमारे भोजन में एडिक्वेट अमाउंट में आयरन है कि नहीं जी, हमारे भोजन में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन है कि नहीं जी। और ये देखने में आता है लोग इसके दोनों के बारे में नेग्लेक्ट रखते हैं। ना तो हमारे भोजन में ढंग से आयरन होता है, ना तो हमारे भोजन में प्रोटीन सही मात्रा में होती है। खाली आयरन और प्रोटीन नहीं चाहिए, साथ में हमको और भी चीज़ चाहिए, जैसे B12 चाहिए जी, फॉलिक एसिड चाहिए और कुछ दूसरे तरह के विटामिन चाहिए, वो भी हमारे अंदर ठीक मात्रा में होने आवश्यक है। तो ये सारा भोजन से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारा एक संतुलित भोजन जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हों, उसमें विटामिन भी हों, सारे मिनरल्स भी हों जिसमें आयरन भी है, विटामिन जिसमें B12, विटामिन C, फॉलिक एसिड, ये सब विटामिन भी होने आवश्यक है। अगर इनमें से कुछ कमी होती है तो रॉ मटेरियल है ना जी। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा कैसे? सिंथेसाइज नहीं होगा और सिंथेसाइज कम होगा। तो ये जो है एक प्रोसेस जैसे बताया मैंने। और कई बार इसके जो मुख्य कारण जो हो जाते हैं ना, स्पेशली जो बहनों की बात है या फीमेल्स की बात है जी, क्योंकि उनको कुछ अलग ही तरह के मेल से अधिक इश्यूज़ हैं। एक तो उनका न्यूट्रिशन हमेशा सफ़र करता ही है जी,
क्योंकि वो सबसे बाद में खाएंगी, पहले फैमिली के दूसरे लोग खा लें, बच्चे खा लें, तब वो बाद में खाती हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट कर देती हैं जी। तो प्लस एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है ना, प्लस उनको अगर आयरन, अगर ज़्यादा मात्रा में खून का लॉस होता है, पीरियड्स होते हैं ना, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है हर महीने, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसका सही समय पर इलाज करना बहुत आवश्यक है। तो हमें अगर न्यूट्रिशन अपना मेंटेन करें, अपना अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखें। कई बार हमारे पेट में कीड़े होते हैं, भोजन के साथ अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो पानी के थ्रू या और भी हमारे जो हैंड्स होते हैं उनके द्वारा अगर हम सब सही से हाथ नहीं धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, नाखून अगर हमारे बड़े हुए हैं तो फिर हमारे भोजन में कीटाणु आने का चांस रहता है, वॉर्म्स आने का चांस रहता है, और वॉर्म्स हमारे पेट में जाते हैं तो वो भी हमें खून की कमी पैदा कर देते हैं, आयरन कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि और भी, जैसे एक जो भारत में पाई जाती है कि सिकल सेल एनीमिया, बाकी विश्व में भी पाई जाती है कि हमारी सेल्स जो होती हैं वो सिकल जैसे शेप में हो जाती है, सिकल मतलब जैसे हंसिया होता है जी। ऐसे हो जाती हैं, वो जल्दी डेथ हो जाती है उन सेल्स की, है ना। एक थैलेसीमिया नाम की बीमारी है, वो थैलेसीमिया में भी ऐसे होता है कि वो थैलेसीमिया में सेल्स का साइज़ छोटा होता है तो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही इसके अलावा एक दूसरा होता है, उसमें सेल्स बड़ी हो जाती हैं, यूजुअली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और भी कारण B12 की डेफिशिएंसी की वजह से सेल्स बड़ी हो जाती हैं। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कई बार बोन मैरो में जो सेल्स बन रही होती हैं वो कम भी बनती हैं, जैसे स्पेशली अगर कोई ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, वो अगर है तो वो भी हमें ये हमारी खून की कमी हो सकती है जी। तो ये हमें थोड़े से मोटे मोटे कारण हैं, जैसे और भी कारण हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, या कहीं से ब्लीडिंग, मतलब और भी सपोज ये तो मैंने कहा बहनों में, इसके अलावा मान लीजिए कैंसर है, किसी को लंग्स में कैंसर है, रोज़ थोड़ा सा बलगम सा खून निकल रहा है, पाइल्स है, जैसे किसी को हेमरॉइड्स हैं, या किसी और कारण से भी हमारे अपर जीआई ट्रैक्ट से हमारे पेट में अल्सर है, वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, आंतों में अल्सर से है ना, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डेली खून का लॉस हो रहा है। तो ये कई बार हमें खाना हम ठीक खाते हैं कि तो पेट में खराबी है, खाना ठीक से एब्जॉर्व नहीं होता है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके द्वारा या तो खून का प्रोडक्शन में खराबी है जी। या हमारी जो हम इनटेक ले रहे हैं वहाँ खराबी है, कई बार खून के बनने में खराबी है ना, खून हमारे सिस्टम में प्रॉपर जेनेटिक मेकअप में, जैसे मैंने बताया थैलेसीमिया बताया आपको, सिकल सेल एनीमिया बताया, और भी एप्लास्टिक एनीमिया होता है, तो कई सारे एनीमियाज हैं, कैंसर हैं जैसे बता रहे हैं। तो इन सब को अगर हम देखें तो है मल्टीपल, सबसे बड़ा कॉमन कारण जो है वो है हमारा न्यूट्रिशन, हमारा भोजन में आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, और दूसरे विटामिन की कमी, विटामिन C की कमी, ये सब बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन ठीक मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हाँ आपने डॉक्टर साहब बताया कि किस वजह से कमी हो जाती है, क्या कभी हीमोग्लोबिन बढ़ भी सकता है शरीर में? हाँ बिल्कुल, और उस बढ़ने से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, जैसे एक हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जैसे हम बताया भाइयों जो मेल्स हैं उनमें 13 से 16 जी, और फीमेल्स में 12 से 15 जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई बार हीमोग्लोबिन 16 ग्राम, 17 ग्राम, 18 ग्राम भी हो जाता है ना जी। ऐसा। तो ये इसके मुख्य कारण है, एक बीमारी होती है जो कि हमारी बोन मैरो में ही ज़्यादा मात्रा में RBCs बनती हैं जी। उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा। अच्छा। तो ये जो है ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, और वो जो ज़्यादा रेड ब्लड सेल से बेचैनी बहुत लगती है, ऐसे पेशेंट को शरीर में रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी लगती है, सारी बॉडी में जगह जगह इतना ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और उससे भी सही मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये एक समस्या हो जाती है, फिर ऐसे लोगों को बार बार खून का डोनेशन करना पड़ता है क्योंकि ताकि कम करने के लिए, या फिर और कारण से फिर उसकी दवाइयाँ भी होती हैं कि हम उसको मेंटेन करते हैं वापस। दूसरा जो एथलीट्स होते हैं ना, जो ज़्यादा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जी। उनका भी हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है, 15, 16, 17, 18 बढ़ा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जी। तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता है बॉडी में, उनका भी हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। तीसरा, जिनको लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी, स्पेशली अगर ब्रोंकाइटिस है तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर जाती नहीं है, तो बॉडी की एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ज़्यादा हीमोग्लोबिन आती है जी। एक चौथा जो है वो है कि हाई एल्टीट्यूड पर, जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, ऊंची पहाड़ियों पर लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन थिन होती है वहाँ पर,
जी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन खींचनी है बॉडी को। एक वहाँ का एक्लेमेटाइजेशन है कि वहाँ का हीमोग्लोबिन, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ 10-11-12 ग्राम भी हो सकता है, वहाँ पे एवरेज आदमी का 15-16-17 ग्राम होता है जी। तो ये वहाँ जिसकी बात है। जैसे बर्न किसी कारण से हमारा अगर पानी का लॉस ज़्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, जल जाए आदमी, तो क्या हो, पानी उड़ गया तो खून गाढ़ा हो जाएगा, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मुख्य कारण है जब हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। पर इसमें भी हमें बेचैनी लगती है, रेस्टलेसनेस लगती है, बॉडी में जलन सी होती रहती है, जल्दी थकावट हो सकती है, तो इसका भी इलाज होना आवश्यक होता है। कारण का इलाज, जैसे अगर ज़्यादा आरबीसीज बन रही है तो उसको हमें कम करना पड़ता है डोनेशन के द्वारा, या अदरवाइज़ हमें करना पड़ेगा, उसको दवाइयाँ देकर भी कम करते हैं। और जैसे अगर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन का इलाज करें। हाई एल्टीट्यूड पर रहते तो ठीक है, एथलीट है उनको इतना ज़्यादा फील नहीं होता बिकॉज बहुत एक्सरसाइज करते हैं। जी। जो कारण है उसका इलाज, जल गए हैं तो पानी की रिप्लेसमेंट, डिहाइड्रेशन डायरिया हो गया तो पानी की रिप्लेसमेंट, वॉमिटिंग है तो पानी की रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर हमारा हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो क्या क्या समस्याएं हमें हो सकती हैं? सबसे बड़ी बात है जब हीमोग्लोबिन, जैसे हमारे यहाँ तो अभी इस समय बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। जब प्रेगनेंसी होती है ना तो बच्चे को भी आवश्यकता है आयरन की, प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर मदर का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम 1.5 गुना बढ़ जाता है, तो उतना डाइल्यूशन हो जाएगा। पहले ही माँ का अगर 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 8 ग्राम है तो उसका 6 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा जी। और ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा फिर हीमोग्लोबिन। हमारे यहाँ पेशेंट बहुत आते हैं इनका 2 ग्राम, 1.5 ग्राम, विदेशों में लोगों ने सुना भी नहीं होगा, इतने कम हीमोग्लोबिन वाले लोग आते हैं, क्योंकि प्रॉपर खाते ही नहीं है, खाना ही प्रॉपर नहीं खाते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, वो भी अनहाइजीनिक होता है, पेट में कीड़े रहते हैं, तो जो वो खाते कीड़े खा जाते हैं। और काफ़ी लोग, चाय एक बहुत बड़ा कारण है। चाय जब हम पीते हैं तो, और चाय के साथ स्पेशली खाने के साथ चाय पीते हैं तो हमारी जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जो आयरन होता है ना जो फूड में, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। टैनिन्स होते हैं चाय में, वो उसको पकड़ लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण भारत में, मैं समझता हूँ सारे विश्व में ही है, जो लोग चाय, स्पेशली खाने के साथ कभी चाय नहीं पीनी चाहिए जी। वो चाय, जितना भी फूड में आपके आयरन है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। चाय वैसे ओवरऑल भी नहीं लेनी चाहिए जहाँ तक हो सके, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो ये एक तो क्योंकि खून कम हो गया, जो हीमोग्लोबिन 14 ग्राम होना चाहिए था 12 ग्राम होना चाहिए था, अब आपका खून रह गया 6 ग्राम, तो क्या होगा अब 6 ग्राम कितनी 14 ग्राम कितनी ऑक्सीजन लेगा फेफड़े से, लंग्स, फेफड़ों से जब सांस लेते हैं, और 6 ग्राम कितने लेगा, 7 ग्राम कितने लेगा, तो हार्ट को डबल काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा जी। वही सर्कुलेशन 70 बार में इतना लेके जाता 14 ग्राम वाला, तो बॉडी की सेल्स को पहुंच गया, और 7 ग्राम तो हार्ट को डबल काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा जी। तो सांस फूलेगा, ब्रेथलेसनेस होगी, दिल को ज़्यादा धड़कता है तो पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, वीकनेस होगी, घबराहट होगी जी। है ना, जल्दी सांस फूल जाएगा, और ज़्यादा बार हार्ट ज़्यादा काम करता है तो हार्ट फेलियर भी हो जाता है, इसको कहते हैं हाई आउटपुट फेलियर, है ना। और प्लस हीमोग्लोबिन कम होने से खाली हार्ट के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, हमारी ब्रेन की थिंकिंग, हम लिथार्जी महसूस करें, एनर्जी, सेल्स में एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही तो सेल्स में एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी सुस्ती लगेगी, जल्दी थक जाएंगे, नींद आएगी बार बार, लिथार्जी मतलब एकदम फीलिंग आएगी, इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थकने की, जल्दी जनरल वीकनेस, कुछ काम करने की इच्छा नहीं पैदा होगी, है ना। और बॉडी के सभी ऑर्गन सफ़र कर, आँखें भी सफ़र करेंगी, है ना, स्किन भी सफ़र करेगी, मतलब बॉडी का हर पार्ट, हर सेल पे असर आएगा, बोन्स पे भी असर पड़ेगा जी। सभी फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, पेट का फंक्शन, मतलब हमारी इंटेस्टाइन में खाना पचने का सिस्टम है, ब्रेन का फंक्शन, आँखों का फंक्शन, सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। तो ये एनीमिया तो मतलब हीमोग्लोबिन तो बॉडी के हर सेल को चाहिए, ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल को चाहिए जी। तो ये बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें तुरंत, और भारत में तो एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमें एनीमिया, खून के आयरन की कमी को, मतलब हीमोग्लोबिन कमी को हम आयरन कहते हैं, एनीमिया कहते हैं जी। तो हमें जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक आयरन प्रोफाइल करा लेते हैं जी, सीरम आयरन प्रोफाइल। तो उसमें आयरन कितना हमारा कम से कम 70 तो रहना चाहिए, है ना, 70 तो रहना चाहिए। ये ब्लड टेस्ट के द्वारा होता है, और एक TI बेसिस, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो भी हमारी हमें करा लेनी चाहिए। इसके हर लैब की अलग अलग रेंज होती है, उसके अनुसार उसके बीच में हमारी करनी चाहिए। और ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन, ट्रांसफेरिक प्रोटीन होता है जो कि इसको बाइंड करता है आयरन को ब्लड में रखने के लिए, तो उसकी सेचुरेशन कितनी है, 20% से ऊपर रहनी चाहिए अधिकतर। तो हमें उसका देखना चाहिए कि टेस्ट करा करके, अगर आयरन हमारा कम है तो हम आयरन की डोज कैलकुलेट, कितना कम है आयरन की डोज कैलकुलेट करके अगर हम आयरन चढ़ा देते हैं पेशेंट को,
है ना। हम 1 ग्राम आयरन या 2 ग्राम आयरन, 3 ग्राम जितनी रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम में भी लगाया, 1 ग्राम 1 महीने के बाद, 1 ग्राम और 1 महीने के बाद लगा दिया। IV खून के द्वारा हम उसको अच्छा डाल के चढ़ा सकते हैं, और उससे क्या होता है कि वो खून जल्दी से, फिर क्योंकि हमने रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, थोड़ा पेशेंट के डाइट में ज़्यादा प्रोटीन देना शुरू कर दें। अगर गेहूँ चने की रोटी खिलाना शुरू कर दें, या हम जवार, अगर गेहूँ सूट नहीं करता तो जवार और चना, जवार चना और बाजरा मिलाकर के चपाती खिलाएं, है ना, या चावल और दाल, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेन प्लस पल्सेस, क्योंकि एक प्रोटीन ग्रेन्स में कम होती है, एक प्रोटीन जो है जो ग्रेन्स में नहीं होती वो दालों में होती है, और जो दाल में प्रोटीन नहीं है वो ग्रेन्स में होती है, तो इसको कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहते हैं। दोनों मिलकर बहुत अच्छी प्रोटीन बन जाती है। इट बिकम्स लाइक एग, एग से भी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन बन जाती है। तो वो प्रोटीन हायर वैल्यू, मतलब हायर मीन्स एग में लगभग 13% प्रोटीन होती है, और गेहूँ में लगभग 6-7% प्रोटीन है। अगर ज्वार है तो उसमें 11-12% प्रोटीन हो जाती है। तो अगर इनका मिला के देखें सभी को, तो हमारी एवरेज 15 से 16% प्रोटीन, अंडे से भी अधिक और बेटर क्वालिटी की प्रोटीन हमको मिलती है। तो प्रोटीन के लिए एक ये भी कारण है कि भारत में क्या खाली गेहूँ की चपाती खाएंगे, या खाली ज्वार की चपाती खाएंगे, या खाली बाजरे की रोटी खाएंगे, या खाली मक्का की रोटी खाएंगे, तो वो प्रोटीन बॉडी को अवेलेबल नहीं होती है। जब तक वो पूरी की पूरी इसेंशियल प्रोटीन्स नहीं होंगी, अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, तो एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो हमारी ये एक लैक ऑफ लिटरेसी है, लैक ऑफ एजुकेशन है ना। तो इसमें ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाते हैं, दाल चावल खाइए, तो है ना, खाली पुलाव नहीं, दाल चावल खाइए, साथ में दाल जरूर खाइए, खिचड़ी भी खा सकते हैं, और गेहूँ चने की रोटी खाइए, या ज्वार चने की रोटी खाइए, है ना। तो मतलब दाल और रोटी, दाल और मतलब ग्रेन एंड पल्सेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आयरन की अपने यहाँ सप्लाई आपने लगा दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आयरन लेवल लो है ना, तो गोलियों से काम नहीं चलता है कि खाली हम आयरन टेबलेट खाते हैं, नहीं, उस समय हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। हमने एक बार डोज ले ली, पूरी डोज, आपने जितना आपका स्टॉक कम था आपने स्टॉक भरपूर कर लिया, तो अब आयरन बनने के लिए तैयार है आपका हीमोग्लोबिन। प्लस आपने गेहूँ चने की रोटी, या मैंने बताया ज्वार बाजरा चने की रोटी खाई, तो और दाल चावल खाया, तो आपकी प्रोटीन अवेलेबल हो गई। फॉलिक एसिड ये हरे पत्ते से मिल जाता है, जैसे हम धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, बथुआ, इन सब ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आपको फॉलिक एसिड मिल गया, या टैबलेट भी ले सकते हैं। और जो है विटामिन B12 वो सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, सिर्फ एनिमल प्रोटीन्स में होता है, एनिमल फूड्स में होता है। और हम वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, हमारा फूड कौन सा है, वो है सिर्फ दूध। दूध में अगर आप नहीं पीते हैं तो आपका B12 आपका कम रहेगा, इसलिए फिर अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आपको B12 बाहर से लेना पड़ेगा, टैबलेट डेली लेनी पड़ेगी, या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी नहीं है कि आपने एक बार इंजेक्शन लगा लिया तो 6 महीने चलेगा, नहीं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है B12, तो इसलिए आपको रेगुलर या तो हफ्ते में इंजेक्शन लगवाइए, और या फिर डेली एक गोली विटामिन B12 की खानी होगी, 500 माइक्रोग्राम की या 1500 माइक्रोग्राम की, डिपेंडिंग और कितनी डेफिशिएंसी है वो आपको डेली खानी होगी। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे, अगर आपका 6 भी है ना, आप उसको पहले ब्लड चढ़ा करके 7-8 ग्राम पे ले आइए, और उसके बाद ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन 12-13-14 ग्राम हो जाएगा 3 महीने के अंदर जी। और आप फिर दोबारा से एनर्जेटिक महसूस करेंगे, कोई सिम्टम सारे खत्म हो जाएंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हीमोग्लोबिन से जुड़ी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने बात की हीमोग्लोबिन के बारे में, किस तरह से हम हीमोग्लोबिन को अपनी डाइट या अन्य चीज़ों को ध्यान में रखकर हीमोग्लोबिन को ठीक रख सकते हैं। अगर आपके भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिट एंड फाइन में आज इतना ही। ओम शांति।